हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अच्छे। ठीक है। तो लास्ट टाइम पे अपन डिस्कस कर रहे थे रिलेटिव एटॉमिक मास। और जो कंक्लूजन था वो ये था कि अगर किसी भी सब्सटेंस के वन एटम का मास किसी भी सब्सटेंस के वन एटम का मास किसके इक्वल होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास EMU में। और सिमिलरली किसी भी सब्सटेंस के Na एटम का मास, और Na एटम में कितना मोल होता है? 1 मोल। तो किसी भी सब्सटेंस के Na एटम या 1 मोल का जो मास होता है वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ग्राम में। मतलब अगर एटॉमिक मास AMU में है तो वो 1 एटम का मास है। अगर एटॉमिक मास ग्राम में है तो वो 1 मोल या Na एटम का मास है। ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन। अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16 दे रखा है। अब इसका एटॉमिक मास 16 ये AMU में है, और इसी का एटॉमिक मास 16 ग्राम भी लिखा हो सकता है। ठीक है। अब अगर मान लो एटॉमिक मास AMU में है, इसका मतलब मास ऑफ वन एटम, और अगर ये ग्राम में है तो ये मास ऑफ Na एटम, और Na एटम को क्या बोल सकते हैं अपन? 1 मोल। मास ऑफ Na एटम, और Na एटम को क्या बोल सकते हैं अपन? 1 मोल। ठीक है ना? चलो, तो ये अपन ने रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है। इसके बाद में अब कुछ डेफिनेशंस आती हैं। हाँ, एक बात और समझना, कुछ डेफिनेशंस आती हैं। एक आता है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट ये क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी सब्सटेंस। मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है ना? ये तो होता है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट। सेकंड आता है रिलेटिव एटॉमिक वेट, सॉरी, सेकंड आता है ग्राम एटॉमिक वेट। ग्राम एटॉमिक वेट, दिस इज मास ऑफ 1 ग्राम एटम। मास ऑफ 1 ग्राम एटम। ठीक है, 1 ग्राम एटम ऑफ एनी सब्सटेंस। 1 ग्राम एटम ऑफ एनी सब्सटेंस। और यही जो 1 ग्राम एटम होता है, इसे ही क्या बोला जाता है? 1 मोल। इसे ही क्या बोला जाता है? 1 मोल। और 1 मोल में कितना नंबर होता है? Na एटम। तो इसे ही अपन बोल सकते हैं Na एटम। तो एटॉमिक वेट एक एटम का मास होता है। ग्राम एटॉमिक वेट 1 ग्राम एटम का मास होता है। 1 ग्राम एटम का मास, और 1 ग्राम एटम को क्या बोलते हैं? 1 मोल। और 1 मोल में कितना नंबर होता है? Na नंबर होता है। ठीक है। हाँ जी, जैसे अगर यहाँ लिखा है सोडियम का 23, सोडियम का 23, अगर मुझसे एटॉमिक वेट पूछा है, सिंपल एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट तो 1 एटम का मास होता है। ठीक है, 1 एटम का मास। ठीक, क्या आ जाएगा? 23। ठीक है, ये आ जाएगा 23, मतलब एटॉमिक वेट मतलब मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी सब्सटेंस। और 1 एटम का मास किस में होता है? AMU में होता है। तो इसका एटॉमिक वेट तो हो जाएगा 23 AMU। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? मास ऑफ 1 एटम। मास ऑफ 1 एटम। लेकिन अब अगर मैं इसका ग्राम एटॉमिक वेट की बात करूं, ग्राम एटॉमिक वेट, तो ये आ जाएगा 23 ग्राम आ जाएगा। 23 ग्राम। ग्राम एटॉमिक वेट किस में होता है? ग्राम में होता है। और
जब एटॉमिक वेट ग्राम में होता है तो वो कितने कितने एटम का मास होता है? मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, और इसे क्या बोल सकते हैं? मास ऑफ वन मोल। ठीक है, तो एटॉमिक वेट, एक एटम का मास, ग्राम एटॉमिक वेट, एक ग्राम एटम, एक ग्राम एटम को क्या बोलते हैं? वन मोल, और वन मोल में कितना एटम होता है? एन। तो इतने एटम का मास होता है। ठीक है, चले अब इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इसका मतलब ये आता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। ठीक है, और ये किस में होता है? इन एएमयू, इन एएमयू। और एक होता है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये होता है मास ऑफ वन ग्राम मॉलिक्यूल, वन ग्राम मॉलिक्यूल। वन ग्राम मॉलिक्यूल को और क्या बोल सकते हैं? और वन मोल मॉलिक्यूल, और एन ए मॉलिक्यूल, एन ए मॉलिक्यूल, क्योंकि एक मोल में कितना नंबर होता है? एन ए। तो मास ऑफ वन ग्राम मॉलिक्यूल और वन मोल और एन ए मॉलिक्यूल। ठीक है ना? अब ये होगा किस में? ये ग्राम में होगा ऑब्वियसली। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट तो कोई भी बता सकता है कि इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम होगी। ठीक है, जैसे अब मैं बता चुका हूं कि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो एटॉमिक वेट का सम होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे पास लिखा हुआ है H2O, हाइड्रोजन क्या होता है? 1H1, ऑक्सीजन क्या होता है? 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 16। अब अगर मैं इसके एटॉमिक वेट की बात देखो, अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ये होता क्या है? सम ऑफ एटॉमिक वेट, सम ऑफ एटॉमिक वेट। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास में? 2, प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है? 16, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? ये 18 आ जाएगा। अब मॉलिक्यूलर वेट किस में होता है? मॉलिक्यूलर वेट किस में होता है? क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट? एक मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल का मास किस यूनिट में होता है? एएमयू में होता है। तो ये आ जाएगा 18 एएमयू। इसका मतलब ये क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। लेकिन अगर यहीं मैं पूछूं कि बताओ इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ये कितना है? तो ये आ जाएगा 18 ग्राम, 18 ग्राम। ठीक है, और ये किसका मास हो जाएगा? मास ऑफ वन मोल, वन मोल और एन ए मॉलिक्यूल, एन ए मॉलिक्यूल। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए बेटा कि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ये एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास होता है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास ये एक मोल मॉलिक्यूल या एक मोल एटम यानी एन ए मॉलिक्यूल या एन ए एटम का मास होता है। तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास अगर एएमयू में है तो एक एटम या एक मॉलिक्यूल का है, लेकिन अगर वही ग्राम में है तो वो एक मोल एटम या एक मोल मॉलिक्यूल का है, और एक मोल में कितना नंबर होता है? एन ए नंबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से
तो इस तरह से अपन इसका ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ एक टर्म और आती है जिसे बोलते हैं एक्चुअल मास। एक्चुअल मास ये होता है मास ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल, वन एटम और वन मॉलिक्यूल। ठीक है, एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास होता है एक्चुअल मास। ठीक है, ये ग्राम में भी हो सकता है और ये मॉलिक्यूल ये एएमयू में भी हो सकता है। चलो, जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड एक्चुअल मास, फाइंड एक्चुअल मास ऑफ पहला एल्यूमिनियम 27 और सेकंड SO2। इनका मुझे एक्चुअल मास बताना है। अब एक्चुअल मास क्या होता है? एक्चुअल मास होता है एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास। तो इसका एक्चुअल मास कितना हो जाएगा? एक्चुअल मास, ये एक एटम का मास होता है तो ये आ जाएगा 27 AMU, 27 AMU। और आपको एक बात पता है 1 AMU किसके बराबर होता है? ये लास्ट क्लास में अपन ने कैलकुलेट किया था, तो ये होता है 1/Na ग्राम। 1 AMU होता है 1/Na ग्राम, तो ये आ जाएगा 27 इंटू 1/Na ग्राम। तो ये इसका एक्चुअल मास आ गया AMU में और ग्राम में। ठीक है, AMU में और ग्राम में। हाँ जी, ये AMU और ग्राम का रिलेशन अपन ने पहले पढ़ा है। अगर आपने ढंग से नोटिस किया हो तो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये रहा 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। ठीक है, अब जैसे मुझे SO2 की, अच्छा अगर अब इसे सोल्व करना चाहें तो ये जो 1/Na होता है, 1/Na इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। 1.67 इंटू 10⁻⁻24। तो ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। ये Na की वैल्यू नहीं होती, 1/Na की वैल्यू होती है। Na की वैल्यू तो पता ही है आपको, 6.023 इंटू 10⁻23। तो जब 1 में Na का डिवाइड करोगे तो ये आंसर निकल के आएगा। अब जैसे SO2 है, SO2 का एक्चुअल मास अगर अपने से पूछा है, एक्चुअल मास, ठीक है, तो सल्फर क्या होता है? सल्फर होता है 16, सल्फर 32 और ऑक्सीजन होता है 8, ऑक्सीजन 16। अब इसका एक्चुअल मास ये कितना आ जाएगा? देखो इसका एक्चुअल मास कितना आ जाएगा। एक सल्फर का मास कितना होता है? 32 और नंबर ऑफ सल्फर एटम कितना है? 1। ठीक है, प्लस भाई ये SO2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल का क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास। तो सल्फर का एटॉमिक मास 32 इंटू 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो ये ऑक्सीजन का आ गया, ये सल्फर का आ गया, और दोनों को क्या कर दें? सम कर दें। तो इन दोनों को सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 64। पर एक्चुअल मास क्या, एक्चुअल मास क्या होता है? एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का मास होता है। तो एक मॉलिक्यूल का मास किस में आ जाएगा? AMU में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1 AMU किसके बराबर होता है? 1/Na ग्राम के बराबर होता है। 1/Na ग्राम के बराबर होता है। और 1/Na की वैल्यू होती है 1.67 10⁻⁻24। ठीक है, और ये आ जाएगा ग्राम में। तो ये आ गया इसका एक्चुअल मास। एक्चुअल मास एक एटम या एक मॉलिक्यूल का ही मास होता है। ठीक है, लेकिन वो AMU में भी हो सकता है और वो ग्राम में भी हो सकता है। तो
एएमयू वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लो और एएमयू और ग्राम में रिलेशन आपको पता ही है, तो उस तरह से अपन उसका एक्चुअल मास कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्चुअल मास कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी। चलो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आता है, अब आता है मेथड टू कैलकुलेट मोल। मेथड टू कैलकुलेट मोल ऑफ सब्सटेंस। मेथड टू कैलकुलेट मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब इसमें कई सारी बातें होती है। जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है, इफ मास ऑफ सब्सटेंस, if mass of substance is given, mass of substance is given। ठीक है, अगर मान लो किसी का सब्सटेंस का मास गिवन है, और किसमें गिवन है? इन ग्राम। ठीक है, तो अब अगर मुझे यहां मोल फाइंड आउट करना है, तो मोल इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये आ जाएगा गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस given mass of substance in gram divided by, अगर वो सब्सटेंस एटम है तो ग्राम एटॉमिक वेट का डिवाइड करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट का डिवाइड करेंगे। और अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का डिवाइड करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ये भी किस में होता है? ग्राम में ही होता है। ठीक है ना? तो इस तरह मोल गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, तो इसे अपन शो करते हैं गिवन मास को W से, और ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ जाएगा W/M। ठीक है ना? हाँ जी। सेकंड, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। सेकंड, इफ नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गिवन, अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, ठीक है, तो यहां से मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें किसका डिवाइड कर देंगे? Na का डिवाइड कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर का डिवाइड कर देंगे। बोले तो 6.023 इंटू 10⁻23 इसका डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, एक मोल में कितना एटम होता है? एक मोल में Na एटम होता है। ठीक है, अब मेरे पास नंबर ऑफ एटम गिवन है, तो उसमें कितने मोल हुए? तो 1 मोल जो होता है, 1 मोल क्या होता है? जैसे 1 दर्जन है, 1 दर्जन किसके इक्वल होता है? नंबर ग्रुप ऑफ 12 थिंग्स। ठीक है, अब 12 चीजों का कोई ग्रुप है तो उसे अपन 1 दर्जन बोलते हैं। अब मुझे कुछ नंबर गिवन है कि लेट सपोज 120 थिंग्स मेरे पास है, तो कितने दर्जन है? तो कैसे फाइंड आउट करोगे? आप उसमें 12 का डिवाइड कर लोगे, तो 120/12 इसका मतलब 10 दर्जन है। ऐसे ही अगर 1 दर्जन 12 थिंग्स के बराबर होता है, तो 1 मोल किसके बराबर होता है? ये होता है Na के बराबर।
मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 के इक्वल होता है। अब 1 मोल अगर Na के बराबर है, ठीक है, और मुझे कुछ नंबर गिवन है, तो बताओ उसमें कितने मोल होंगे। अरे तो जितना भी नंबर गिवन है उसमें Na का डिवाइड कर लो, जितना भी नंबर गिवन है उसमें Na का डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। सिंपल, ठीक है ना। हाँ, तो नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, इसमें अपन Na का डिवाइड कर ले, या इसमें अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ एंटिटीज। अब एंटिटीज में सब कुछ आ जाता है, जैसे एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, कुछ भी हो, किसी का भी नंबर गिवन हो, अगर उसके नंबर में आपने Na का डिवाइड कर दिया तो वहां से क्या आ जाएंगे, उसके मोल्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, और कैलकुलेशन में अपन Na की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 6 × 10⁻23। कैलकुलेशन में अपन 6 × 10⁻23 यूज करेंगे। ओके, हाँ जी, तो ये आ जाएगा n डिवाइडेड बाई Na। n तो क्या हो गया, नंबर ऑफ गिवन स्पीसीज, और Na एवोगैड्रो नंबर। चले, थर्ड आता है। चलो पहले अपन एक बार इन दोनों के कुछ क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन, फर्स्ट गिवन है 15 ग्राम C2H6, 15 ग्राम C2H6। सेकेंड गिवन है 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3। अब ये पहला मुझे क्या गिवन है, मास गिवन है, और दूसरा मुझे क्या गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है। जो फर्स्ट वाला अपन ने रिलेशन बनाया, अगर मास गिवन है तो मास गिवन है तो मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मोल आ जाएगा वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। कार्बन क्या होता है, 6 कार्बन 12, हाइड्रोजन क्या होता है, 1H1। अब इसका मास कितना है, 15 ग्राम, ठीक है, मास कितना गिवन है, 15 ग्राम। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास का सम। तो एक कार्बन का कितना है एटॉमिक मास, 12, और कार्बन कितना है, 2। एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 6। तो ये कार्बन का एटॉमिक मास या हाइड्रोजन का एटॉमिक मास का सम करोगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो यानी कि यहाँ मोल C2H6 का मोल कितना आ गया, 15/30, और 15/30 कितना होता है, 1/2। 15/30 कितना होता है, 1/2, ठीक है। तो इस तरह अपन इसके अगर मास गिवन हो तो मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मुझे क्या गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये रहा, मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ गिवन स्पीसीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब मेरे पास इस नंबर कितना गिवन है स्पीसीज का, तो 10⁻20, और Na की वैल्यू कितनी होती है, 6 × 10⁻23। अब इसे सोल्व करना है, तो ऊपर 20 पावर है, नीचे 23, जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6 इंटू, नीचे कितनी पावर बचेगी बच्चों, 3 पावर बचेगी, तो 6 × 10⁻3। तो इस तरह अपन मास गिवन हो या मॉलिक्यूल गिवन हो तो मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मास गिवन हो तो वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, और अगर मॉलिक्यूल गिवन है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं।
आगे कहानी समझ में? बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। हाँ जी, चलो अब इसमें एक पॉइंट और समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है थर्ड पॉइंट। अब यहाँ दो टर्म काम आएगी तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ एक टर्म तो काम आएगी एस टी पी। एस टी पी, ये एस टी पी क्या होती है बच्चों? एस टी पी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एस टी पी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, मतलब ये टेम्परेचर और प्रेशर की एक स्पेशल कंडीशन होती है। तो यहाँ टेम्परेचर कितना होता है? यहाँ टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। और आपने 9th-10th में हो सकता है पढ़ा हो कि अगर मुझे टेम्परेचर केल्विन में कैलकुलेट करना है तो जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है उसमें 273 ऐड कर लो। जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है उसमें कितना ऐड कर लो? 273। तो क्या आ जाएगा? केल्विन आ जाएगा। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें अपन, ठीक है, ये तो टेम्परेचर आ गया डिग्री सेल्सियस में। अगर मैं केल्विन की बात करूं तो 0 + 273, तो ये क्या आ जाएगा? 273 केल्विन आ जाएगा। तो ये तो इसका टेम्परेचर आ गया। और बात करूं प्रेशर की, तो प्रेशर कितना होता है? यहाँ पर 1 बार के बराबर प्रेशर होता है। तो एसटीपी पर टेम्परेचर और प्रेशर की एक स्पेशल कंडीशन है। तो टेम्परेचर कितना होता है? 273। और प्रेशर कितना होता है? 1 बार। तो इस कंडीशन को बोला जाता है एसटीपी। ठीक है, हाँ जी। सिमिलरली यहाँ एक कंडीशन और आएगी, एनटीपी। एनटीपी क्या होता है? एनटीपी ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ भी टेम्परेचर कितना होता है? यहाँ भी टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। और यहाँ प्रेशर कितना होता है? प्रेशर होता है 1 atm। प्रेशर कितना होता है? 1 atm। ठीक है, तो ये एसटीपी और एनटीपी का मीनिंग है। अब मान लो मुझे यहाँ पर मोल कैलकुलेट करना है। तो मोल कैलकुलेट करने की थर्ड कंडीशन है, इफ वॉल्यूम of any gas is given at STP और NTP। हाँ, अब देखो मैं आपको एक बात और बता दूं कि STP और NTP पर जो टेम्परेचर होता है वो तो सेम होता है, लेकिन प्रेशर जो होता है वो हल्का सा डिफरेंट होता है। कि STP पर जो प्रेशर है वो 1 बार है और NTP पर जो प्रेशर है वो 1 atm है। अब अगर मैं इनकी यूनिट्स की बात करूं तो 1 atm जो होता है 1 atm इज इक्वल टू 1.013 बार। 1 atm इज इक्वल टू 1.013 बार, ये इनमें रिलेशन होता है। अब अगर आप इनको देखो ढंग से तो 1.013 जो है, क्या ये अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल है क्या? यस, ये अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल है। इसका मतलब 1 atm जो होता है 1 atm, दिस इज नियरली इक्वल टू 1 बार। 1 atm और 1 बार नियरली इक्वल हो गया। तो एसटीपी और एनटीपी पर देखो टेम्परेचर पहले से सेम था और अब जो प्रेशर है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब
एसटीपी जो होता है, एसटीपी ये नियरली इक्वल होता है किसके, एनटीपी के। एसटीपी किसके नियरली इक्वल होता है, एनटीपी के नियरली इक्वल होता है। आगे बात समझ में। चलो, अगर इफ वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज गिवन एट एसटीपी और एनटीपी, ठीक है, और ये किस में गिवन होना चाहिए, लीटर में गिवन होना चाहिए, इन लीटर। तो यहां से मोल कैसे फाइंड आउट करें, तो मोल फाइंड आउट करने का तरीका है, मोल हो जाएगा गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी ऑब्लिक एनटीपी, ठीक है। और इसमें अगर मुझे किसी गैस का वॉल्यूम गिवन है इन लीटर, तो यहां अपन डिवाइड करते हैं 22.4 से, 22.4, और ये भी किस में होता है, लीटर में होता है। बस दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि सर ये 22.4 कहाँ से आता है। तो देखो, ये मेरे पास एक आइडियल, एक गैस की इक्वेशन होती है, एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। तो मैं वो उसको डिस्कस करवाऊंगा इस टॉपिक के बाद। तो वहां पर अगर प्रेशर वॉल्यूम की ये वैल्यूज पुट कर दें, आर की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है अगर वो पुट कर दें, तो वहां अगर 1 मोल का वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है तो वो 22.4 आता है। कितना आता है, 22.4, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर मैं एक बात और करूं कि मेरे पास ये जो वॉल्यूम है गैस का, ये लीटर में ना गिवन होकर अगर एमएल में गिवन है, तो गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी ऑब्लिक एनटीपी, लेकिन इस केस में ये किस में गिवन है, एमएल में गिवन है, एमएल में। तो यहाँ किसका डिवाइड करूँगा मैं, यहाँ डिवाइड करूँगा 22,400 का। अगर ऊपर वाला एमएल लीटर में गिवन है तो नीचे वाला भी लीटर में होगा। अगर ऊपर वाला एमएल में है तो नीचे वाले लीटर को एमएल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं ना, तो जैसे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 22,400 आ जाएगा। और ये भी किस में आ जाएगा, एमएल में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास वॉल्यूम गिवन है। अब आप एक बार ढंग से देखो कि ये जो वॉल्यूम वाला रिलेशन है ये किसके लिए वैलिड है, एक गैस के लिए वैलिड है और एसटीपी और एनटीपी पर वैलिड है। अगर एसटीपी और एनटीपी ना हो तो ये तो रिलेशन वैलिड ही नहीं होगा। एसटीपी और एनटीपी ना हो तो ये रिलेशन वैलिड ही नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये केवल गैस के लिए एप्लीकेबल है, वो भी एसटीपी एनटीपी पर। लेकिन जो नंबर का फॉर्मूला था N/Na, इसमें अपन ने कहीं गैस नहीं बोला, कहीं सॉलिड नहीं बोला, कहीं लिक्विड नहीं बोला, ठीक है। जो मास का फॉर्मूला है उसमें भी कहीं अपन ने सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी नहीं बोला। इसका मतलब मास का फॉर्मूला और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला ये तो सब पर एप्लीकेबल है, लेकिन जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो केवल गैस के लिए एप्लीकेबल है, और वो भी किस कंडीशन में, एसटीपी या एनटीपी की कंडीशन में ही, ठीक है। हाँ जी, तो इसे अपन वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नीचे किसका डिवाइड कर दें, 22.4 को। वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट कर दें और नीचे डिवाइड कर दें 22,400, ठीक है ना। हाँ जी, अब यहाँ एक नोट वाली बात है, एक नोट वाली बात है कि मेरे पास मोल कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स आ गए। अगर मुझे मास गिवन है तो वेट अपॉन
वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वेट किस में होना चाहिए? इन ग्राम। तो जिस भी सब्सटेंस का अगर मुझे ग्राम में मास गिवन है, अगर वो एटम है तो उसके ग्राम एटॉमिक वेट का डिवाइड कर दो, और अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड कर दो। फर्स्ट रिलेशन। सेकंड, अगर मुझे नंबर गिवन है तो मैं किसका डिवाइड कर दूंगा? Na का डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, जिसका भी नंबर गिवन है, एटम का गिवन है, तो Na का डिवाइड करोगे तो जो मोल आएंगे वो एटम के आएंगे। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है तो Na का डिवाइड करोगे तो जो मोल आएंगे वो मॉलिक्यूल के आएंगे। अगर मुझे डंकी का नंबर गिवन है तो Na का डिवाइड करोगे तो डंकी के मोल आ जाएंगे। जिसका भी नंबर गिवन है उसमें अगर आप Na का डिवाइड कर दोगे तो मेरे पास उसके करस्पॉन्डिंग मोल्स आ जाएंगे। सेकंड, और एक रिलेशन और है वॉल्यूम वाला। अगर ये वॉल्यूम मुझे गिवन है, वॉल्यूम एट STP/NTP फॉर गैस। ठीक है, ये गैस का होना चाहिए। ये भी अपन ऊपर नोट कर चुके हैं। तो वॉल्यूम अपॉन 22.4, या ये आ जाएगा वॉल्यूम अपॉन 22,400। तो ये मेरे पास ये तीन रिलेशन है जिनके थ्रू मैं मोल कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है ना? हाँ जी। तो मान लो इफ मोल इज इक्वल टू 1, अगर मोल 1 हो जाएगा तो 1 इज इक्वल टू वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, N अपॉन Na, और वॉल्यूम अपॉन 22.4। इसका मतलब क्या है कि यहाँ W किसके बराबर आ जाएगा? W बराबर आ जाएगा M के, N किसके बराबर आ जाएगा? Na के, और वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा? 22.4 के। तो इसका मतलब समझो तो सही, इफ मास, देखो इसका मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ये मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर कब है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर कब है? जब मोल कितना है? 1। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सेकंड, Na के बराबर कब आएगा? जब मोल कितना हो? 1। इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक Na ऑब्लिक एटम इन 1 मोल, ये किसके बराबर हो जाएगा? Na के। ठीक है, एक मोल मॉलिक्यूल में या एक मोल एटम में कितना नंबर होता है? Na। और वॉल्यूम ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP/NTP, एक मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.4। ठीक है, 22.4 लीटर। तो एक मोल का मास कितना? उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक मोल में नंबर कितना? एवोगैड्रो नंबर। और एक मोल का वॉल्यूम कितना? 22.4। ठीक है ना? इस तरह से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। चल, अब इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है। ये फर्स्ट पॉइंट था। मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन
ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास, और मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई एवोगैड्रो नंबर। ये जो दोनों हैं वैलिड फॉर सॉलिड, लिक्विड, ऑब्लिक गैस, ये दोनों फॉर्मूले सब पर वैलिड हैं, ये दोनों फॉर्मूले सब पर वैलिड हैं। लेकिन मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 वैलिड, ये किसके लिए वैलिड है? वैलिड फॉर आइडियल गैस या गैस ओनली एट STP ऑब्लिक NTP। ये वाला फॉर्मूला केवल STP या NTP पर गैस के लिए वैलिड है, ठीक है ना? हाँ जी। अब देखो एक बात और है, चलो वो बात अपन बाद में देखते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इनके। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट number of moles in 11.2 liter. Find out number of moles if 11.2 liter CO2 gas is present in container at STP। अब मुझे STP पर किसी गैस का वॉल्यूम गिवन है, तो सिंपल है, अगर वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम वाला रिलेशन यूज कर लें। तो यहां से मोल क्या आ जाएगा? वॉल्यूम अपॉन 22.4, वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो वॉल्यूम कितना गिवन है? 11.2, इसमें डिवाइड करूंगा 22.4 का, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हाफ मोल। इसका मतलब 11.2 लीटर में हाफ मोल प्रेजेंट है, हाफ मोल। और इसको तो अपन वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी अपन ने देखा था कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। तो अगर 22.4 लीटर में 1 मोल है तो 11.2 में कितना हो जाएगा? हाफ मोल हो जाएगा। सिंपल है, आगे बात समझ में? हाँ जी। चलो अब यहां पर मेरे पास कुछ कन्वर्जन के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मुझे मास गिवन होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन होगा, मास पूछा होगा, मास गिवन होगा, वॉल्यूम पूछा होगा, वॉल्यूम गिवन होगा, मास पूछा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा होगा। तो अपन कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आप ट्राई करते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड या आप क्वेश्चन लिखो, 5.6 लीटर of CO2 gas at STP is present in container, find out first number of mole,
अब मोल कैसे फाइंड आउट करोगे? मोल क्या होता है? मोल होता है, अगर मुझे वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का के लिए क्या फॉर्मूला है? वॉल्यूम अपॉन 22.4। वॉल्यूम किसी गैस का होना चाहिए, एसटीपी पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये लीटर में था तो मैंने किसका डिवाइड कर लिया? 22.4 का डिवाइड कर लिया। तो ये 5.6 लीटर गिवन है अपॉन 22.4। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये 1/4 के इक्वल हो जाएगा। किसके? 1/4 के इक्वल हो जाएगा। हाँ जी। सेकंड, मुझसे पूछा हुआ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें दो तरीके हैं। पहला, मोल होता है, इसमें दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल चल रहा है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सिंपल चल रहा है। इन्हीं क्वेश्चन को 2-3 बार आप ट्राई करो, बिल्कुल सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन चल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं मोल की हेल्प से फाइंड आउट कर लूँ। तो मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में रिलेशन क्या होता है? मोल इज इक्वल टू N/Na। तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना फाइंड आउट कर लूँगा? N आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये किसके इक्वल आ जाएगा? मोल इंटू Na के। ठीक है, तो मोल कितना आया मेरे पास में? 1/4 और Na, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन में जो आंसर गिवन है वो Na की टर्म्स में ही गिवन है तो इसे यहीं छोड़ दो, लेकिन अगर Na की वैल्यू पुट करी हुई है तो आप भी पुट कर लो। 1/4, 6 × 10⁻23, 6/4, ये 3/2 होता है। 3/2 कितना हो जाएगा? 1.5 × 10⁻23। ये मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, और एक सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है? मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन था? वॉल्यूम, और क्या पूछा है? नंबर। तो आप मोल का फॉर्मूला लिखो। मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय एवोगैड्रो नंबर और वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये मेरे पास मॉलिक्यूल पूछा हुआ है और वॉल्यूम गिवन है, तो मैं बिना मोल कैलकुलेट किए भी डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से n किसके इक्वल आ जाएगा? n आ जाएगा वॉल्यूम अपॉन 22.4 मल्टीप्लाई बाई Na। और वॉल्यूम कितना? ठीक है, ये सारी कहानी चल किसके रही है? ये सारी कहानी चल रही है CO2 गैस के लिए। तो CO2 का वॉल्यूम कितना गिवन है? 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4 मल्टीप्लाई बाई Na। तो यहाँ से नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल कितना आ गया? दैट इज Na डिवाइडेड बाई 4। और अगर नंबर Na के टर्म्स में गिवन है तो यही आंसर आ जाएगा, और अगर Na की वैल्यू पुट कर रखी है तो वो आप भी पुट कर लेना और सोल्व कर लेना, सिंपल। ठीक है, अच्छा इसमें थर्ड पूछा है, मास ऑफ CO2। मास ऑफ CO2। अब अगेन मेरे पास मोल आ चुका है, तो अगेन उसका फर्स्ट मेथड, उसका सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। तो मोल क्या आ जाएगा? अगर मुझसे मास पूछा है तो वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, और ठीक है वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से W क्या आ जाएगा? W आ जाएगा मोल इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से CO2 का मास कितना आ जाएगा? मोल तो आया मेरे पास में 1/4। CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? देखो कार्बन क्या होता है? 6 कार्बन 12, और ऑक्सीजन क्या होता है? 8 ऑक्सीजन 16।
6 कार्बन 12 और 8 ऑक्सीजन 16। तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? कार्बन, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का, अच्छा मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट का सम। तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है? 12। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 1। प्लस ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है? 16। ऑक्सीजन कितना है? 2। इसको सम सोल्व कर लोगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? 44। तो अगर मैं यहाँ पुट कर लूँ 44 और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट तो ग्राम में होता है, तो ये कितना आ जाएगा? 11 ग्राम आ जाएगा, 11 ग्राम। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट मेथड आया। ये तो फर्स्ट मेथड आया कि अगर मुझे मॉलिक्यूल्स, अगर मुझे पहले मैं मोल फाइंड आउट करूं, फिर मोल फाइंड आउट करने के बाद में मास फाइंड आउट करूं। लेकिन मैं डायरेक्ट भी तो कर सकता हूं। मोल क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन 22.4। और मोल क्या होता है? गिवन मास। ठीक है, गिवन मास किस में? ग्राम में। अपॉन ये आ जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ये अपन इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और ये है CO2 के लिए। तो यहाँ वॉल्यूम मुझे गिवन है और मास मुझसे पूछा है, तो यहाँ से वेट किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा वॉल्यूम अपॉन 22.4 मल्टीप्लाई बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो वॉल्यूम कितना था अपने पास? 5.6 अपॉन 22.4 मल्टीप्लाई बाई CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 44। ये कैंसिल आउट होगा नीचे 4 टाइम्स, 4 से 44 कैंसिल आउट हो जाएगा 11 टाइम्स। और ये आ जाएगा क्या? 11 ग्राम, 11 ग्राम। ठीक है ना, इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा। तो अब किस तरह के क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं? तो अपन को मास दिया होगा, मॉलिक्यूल दिया होगा, गैस का वॉल्यूम दिया होगा, उनकी हेल्प से अपन मोल फाइंड आउट करेंगे, या मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, इन तीनों का एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो अगर वॉल्यूम गिवन हो तो वॉल्यूम अपॉन 22.4, मॉलिक्यूल गिवन हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, चलो इसके बाद में अब एक थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चले एक अपन नोट और समझते हैं, एक अपन नोट और समझते हैं। कभी भी अपने पास ग्राम एटम लिखा हो, ग्राम एटम का मतलब होता है मोल ऑफ एटम, मोल ऑफ एटम। कभी भी मेरे पास ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो, तो इसका मतलब होता है मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मोल ऑफ मॉलिक्यूल। अगर ग्राम आयन लिखा है, ग्राम आयन लिखा है, इसका मतलब होता है मोल ऑफ आयन, मोल ऑफ आयन। सिंपल है। ठीक है, और अगर अपने पास ग्राम मोल लिखा है, ग्राम मोल लिखा है, इसका मतलब भी क्या होता है? मोल होता है। देखो कुछ टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन में यूज की जा सकती है। ठीक है ना? हाँ जी। इसके अलावा एक पॉइंट और आता है, जैसे लेट सपोज मेरे पास यहाँ कुछ गिवन है AXBY। जब ये ब्रेक होगा तो X टाइम A मिलेगा और Y टाइम्स B मिलेगा। ये समझ आता है अपन को? जब ये ब्रेक होगा तो A के एटम कितने होंगे? X टाइम्स, और B के एटम कितने होंगे? Y टाइम्स। ठीक है, तो आप देखो इसके आगे कुछ भी नहीं है तो ये 1 है, मतलब जब ये 1 है तो ये कितना है? X, और ये कितना है? Y। तो इसके कंपेयर में A कितने टाइम्स है? X टाइम्स, और B कितने टाइम्स है? Y टाइम्स। इसका 1 के कंपेयर में, 1 के कंपेयर में 2 कितने टाइम्स होता है? 2 टाइम्स। 1 के कंपेयर में 10 कितने टाइम्स होता है? 10 टाइम्स।
ठीक है, 1 के कंपेयर में 100 कितने टाइम्स होता है? 100 टाइम्स। तो सिमिलरली 1 के कंपेयर में x मतलब ए एक्स बी वाई का जो 1 है उसके कंपेयर में a कितने टाइम्स है? x टाइम्स। b कितने टाइम्स है? y टाइम्स। ठीक है ना? तो अगर मैं यहाँ बोलना चाहूँ कि नंबर ऑफ ए एटम is equal to x times number of molecules of ax by। ठीक है, जितना ax by होगा उसका x टाइम कौन होगा? a होगा। जितना ax by है उसका y टाइम्स कौन होगा? b होगा। तो नंबर ऑफ b एटम यह आ जाएगा y टाइम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ax by। ठीक है, जैसे लेट सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि मेरे पास 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6। अब ये मेरे पास किसके मॉलिक्यूल गिवन है? C2H6 के। और अगर मुझसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने टाइम्स होंगे, तो ये कार्बन एटम कितने टाइम्स होंगे? 2 टाइम्स। हाइड्रोजन एटम कितने टाइम्स होंगे? 6 टाइम्स। क्योंकि जब ये ब्रेक होगा तो ये क्या देगा? ट्वाइस ऑफ कार्बन और 6 टाइम ऑफ हाइड्रोजन। आया क्या समझ में? ठीक है, इसका मतलब जितने इसके मॉलिक्यूल है, कार्बन एटम उसके डबल आएंगे, हाइड्रोजन एटम उसके 6 टाइम्स आएंगे। ठीक है, तो कार्बन एटम कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 2 टाइम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना आ जाएगा? 6 टाइम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम ये आ जाएगा जितने मॉलिक्यूल है उसका डबल। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना आ जाएगा? जितना मॉलिक्यूल है उसका 6 टाइम्स। क्लियर है? जैसे अगर सेकंड एग्जांपल देखें, मुझे गिवन है 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ K2Cr2O7। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि बताओ नंबर ऑफ पोटेशियम एटम कितना आएगा? नंबर ऑफ पोटेशियम एटम, तो पोटेशियम एटम कितना आएगा? जितना पूरा मॉलिक्यूल है उसका डबल। क्रोमियम एटम कितना आएगा? जितना पूरा मॉलिक्यूल है उसका डबल। और ऑक्सीजन कितना आएगा? जितना पूरा मॉलिक्यूल है उसका 7 टाइम्स। तो पोटेशियम 2 टाइम आएगा, क्रोमियम 2 टाइम आएगा, ऑक्सीजन 7 टाइम्स आएगा। तो नंबर ऑफ पोटेशियम एटम ये आ जाएगा 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 100। नंबर ऑफ क्रोमियम एटम ये आ जाएगा 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो वो 100 का 2 टाइम्स। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आएगा? जितने ऑक्सीजन एटम कितना आएगा पूरे मॉलिक्यूल का? 7 टाइम्स। तो ये आ जाएगा पूरे मॉलिक्यूल कितने हैं? 100 का 7 टाइम्स कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन। और अगर मुझसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ एटम कितने टाइम्स आएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने टाइम आएगा, तो 2 4 और 2 + 2 4 और 7 11। तो इसके 1 मॉलिक्यूल में 11 प्रोटॉन है, मतलब 11 एटम है। इसका मतलब 11 टाइम्स आएगा। तो 11 टाइम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 100। तो इस तरह से अपन बात कर सकते हैं। चलो अब अपन कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो जैसे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। पहला ऑप्शन है 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम, सेकंड ऑप्शन है 1 ग्राम O2 गैस, थर्ड ऑप्शन है 1 ग्राम O3 गैस, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स, ऑल हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स, कि सब में नंबर ऑफ एटम क्या है, सेम है, ठीक है। तो अपन कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन देखो, मुझे क्या गिवन है, मास गिवन है, और क्या पूछा है मुझे, नंबर। तो सबसे पहले मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई एवोगैड्रो नंबर, फिर ये आ जाएगा वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट, या ग्राम एटॉमिक मास, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से अगर लेट सपोज मुझे नंबर कैलकुलेट करने हो तो ये आ जाएगा W अपॉन ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाई Na, सिंपल। चलो, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में मुझे मास गिवन है ऑक्सीजन एटम का। तो फर्स्ट ऑप्शन में नंबर इज इक्वल टू वेट मुझे गिवन है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16 ग्राम मल्टीप्लाई बाई Na। ये बात किसके लिए कर रहे हैं अपन, ऑक्सीजन एटम के लिए, ऑक्सीजन एटम के लिए। तो यहाँ से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आ जाएगा, दैट इज Na अपॉन 16, Na अपॉन 16। नाउ व्हाट अबाउट सेकेंड वन, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे। तो O2 का मुझे मास कितना गिवन है, ये आ जाएगा W अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाई Na। अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट O2, तो यहाँ से नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा, वेट 1 आ गया, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, तो 2 का आ जाएगा 16 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई Na। ये मेरे पास क्या आया, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। अब मैं बात करूँ कि ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे, तो एक O2 मॉलिक्यूल में एटम कितने होते हैं, 2। इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल होंगे ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे, उसके डबल। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 टाइम 1 अपॉन 16 इंटू 2 इंटू Na। तो ये कितना आ जाएगा, Na डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, Na डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। व्हाट अबाउट थर्ड वन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाई Na। ये अपन को बात चल रही है O3 के बारे में। तो नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल कितना आएगा, वेट गिवन है 1, ओजोन का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, O3 में 3 ऑक्सीजन है, तो 16 इंटू 3 आ जाएगा, इंटू Na आ जाएगा, ठीक है। तो ये 16/48 आ जाएगा। अब मैं बात करूँ अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो जितना ओजोन का मॉलिक्यूल होगा ऑक्सीजन एटम उसके 3 टाइम्स होंगे। तो 3 टाइम्स नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल
3 टाइम्स ये आ जाएगा Na/16 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा Na/16। अगर आपने नोटिस किया हो तो ओजोन में जो एटम आया वो भी Na/16, ऑक्सीजन O2 के अंदर जो एटम आए वो भी ऑक्सीजन/16, ये बाई मिस्टेक बाई 2 लिखा था, Na/16। और अगर ऑक्सीजन एटम में देखूं तो वो भी आएगा Na/16। इसका मतलब तीनों में नंबर ऑफ एटम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। आगे बात समझ में, ठीक है, चलो वेरी गुड। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगर अपन ट्राई करें तो एक क्वेश्चन है, टू एटम X and Y, two atom X and Y forms two molecules XY2 and X3Y2। टू एटम X एंड Y जब आपस में कंबाइन होते हैं तो दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, XY2 एंड X3Y2। इफ 0.1 मोल ऑफ XY2 having mass 10 gram and in 0.05 mole of X3Y2 having mass 9 gram, find atomic weight या ग्राम atomic weight ग्राम atomic mass of X and Y। X और Y का ग्राम एटॉमिक मास अपने को कैलकुलेट करना है। सिंपल है, हाँ जी। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट ग्राम एटॉमिक मास ऑफ X, ये अपन ने A एज्यूम कर लिया, और Y ये अपन ने B एज्यूम कर लिया। अब मुझे क्या गिवन है इनके बारे में, इनका मोल पता है और इनका मास पता है। तो मैं इधर XY2 के लिए कंडीशन बना लेता हूँ और इधर X3Y2 के लिए कंडीशन बना लेता हूँ। X3Y2 मोल इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मोल कितना गिवन है, XY2 का 0.1, इसका मास कितना गिवन है 10 ग्राम, तो 0.1 यह आया 10 अपॉन इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट का सम। तो X का एटॉमिक वेट कितना अज्यूम किया अपन ने A, और नंबर ऑफ X एटम कितना है 1, प्लस Y का एटॉमिक वेट अपन ने कितना अज्यूम किया B, और Y कितना है 2। तो यहाँ से ये A प्लस 2B ऊपर चला जाएगा, मतलब मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो A प्लस 2B इज इक्वल टू 10 अपॉन 0.1, तो 0.1 ऊपर चला जाएगा। तो A प्लस 2B दिस इज इक्वल टू 100, यह आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब मैं
जैसे मुझे x3/2 के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वही मोल आ जाएगा वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मुझे मोल कितना गिवन है 0.05, इसका मुझे मास कितना गिवन है 9 ग्राम। अब इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, तो एटॉमिक मास का सम, तो x का एटॉमिक मास कितना अपन अज्यूम किया है a, x एटम कितना है 3, b का y का एटॉमिक मास कितना अज्यूम किया है अपन ने b, और नंबर ऑफ y एटम कितना है 2। तो एटॉमिक मास का सम करेंगे तो इस तरह से अपन यहाँ a और b में एक इक्वेशन और गेन कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा 3a प्लस 2b, दिस इज 9/0.05। ये दो बिंदी कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, 900/5 आ जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो 180 आ जाएगा। इसका मतलब 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 180। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आप देखो मैंने दो इक्वेशन, मेरे पास दो इक्वेशन आ गई और दो नॉन वेरिएबल आ गए। अब अपन इन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो 2b से 2b कैंसिल आउट हो जाएगा। ये है 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 180 और a प्लस 2b इज इक्वल टू 100। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 80, तो a कितना आ जाएगा यहाँ से 40। और अगर a की वैल्यू 40 आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे, फर्स्ट में या सेकंड में, तो वहाँ से आपके पास b भी कैलकुलेट हो जाएगा और b आ जाएगा 30। ठीक है, a क्या अज्यूम किया था अपन ने, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ x, और b क्या था, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ y। तो ये है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ x और ये है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ y। यही पूछा था अपने से बच्चों, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, चले अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे सभी। इफ a person spend 10 lakh rupees per second, then in how much time he can spend 1 mole रुपीस, कितने टाइम में वो 1 मोल रुपीस को खर्च कर सकता है। और ये मुझे बताना है इन ईयर्स, ये मुझे ईयर्स के अंदर बताना है। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन देखो। 1 मोल का मतलब कितना नंबर होता है, 1 मोल का मतलब होता है Na। 1 मोल में नंबर कितना होता है Na, इसका मतलब उसे Na रुपीस को खर्च करना है। तो 10 लाख रुपीस में जीरो कितने होते हैं, तो ये 1000, 10,000, 1 लाख और ये 10 लाख, तो इसमें 10⁻6, 10 लाख रुपीस यानी 10⁻6 रुपीस, ये होता है 10 लाख का मतलब। तो इफ 10⁻6 रुपीस are spent, then time needed is equal to
1 सेकेंड। अगर इतना रुपीज़ खर्च करना है तो टाइम कितना नीड है उसको 1 सेकेंड। अगर 1 रुपीज़ खर्च करना है तो कितना टाइम चाहिए 1/10⁻6 सेकेंड। लेकिन उसको खर्चा करना कितने का है, उसको 1 मोल रुपीज़ का खर्चा करना है। इफ़ 1 मोल का मतलब होता है Na रुपीज़। तो Na रुपीज़ आर स्पेंड, देन रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू 1/10⁻6 मल्टीप्लाई बाई Na, और इतना लगेगा सेकेंड। ठीक है, तो अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/10⁻6 Na आएगा 6 × 10⁻23। इतना टाइम तो लगेगा सेकेंड्स में। अब अगर मैं इस सेकंड में 60 का डिवाइड कर लूँ तो आ जाएगा मिनट। मिनट में फर्दर 60 का डिवाइड करूँ तो आ जाएगा आवर। आवर में 24 का डिवाइड करूँ तो आएगा डेज। और नंबर ऑफ डेज में 365 का डिवाइड करूँ तो आ जाएगा ईयर्स। ठीक है, ये पहला वाला 60 का डिवाइड किसके लिए किया, ये मिनट के लिए। ये दूसरा वाला किसके लिए किया, ये आवर्स के लिए। ये किसके लिए डिवाइड किया, ये डेज के लिए। और ये किसके लिए डिवाइड किया, ये ईयर्स के लिए। तो बिल्कुल सिंपल यूनिटरी मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन था, यूनिटरी मेथड पे। ठीक है, 10⁻6 रुपीज़ खर्च करता है 1 सेकंड में, तो 1 रुपया खर्च करेगा इतने में। तो 1 मोल यानी Na रुपीज़ खर्च करेगा इतने में। तो आपको समझ में आना चाहिए कि 1 मोल किसके बराबर होता है। एक जैसे 1 दर्जन 12 के बराबर होता है। तो अगर मुझे 1 दर्जन रुपीज़ खर्च करने हैं मतलब 12 रुपीज़ खर्च करने हैं। तो अगर 1 मोल रुपीज़ खर्च करना है मतलब Na रुपीज़ खर्च करने हैं। सिंपल, आ गया समझ में? बहुत अच्छे। चलो अब अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिखे, इफ 40 ग्राम SO3 gas is present in a container, at STP. If 5.6 liter SO3 gas is removed, then calculate remaining number of molecules of SO3। तो मुझे SO3 के रिमेनिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है ना? हाँ जी। तो अब इसका सॉल्यूशन देखो। अब मैं कभी भी मास से वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मतलब मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरे पास 40 ग्राम प्रेजेंट है। अब इस 40 ग्राम में से 5.6 लीटर यहाँ से रिमूव हो गया। अब मास से वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मोल से तो मोल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 40 ग्राम के करस्पॉन्डिंग में मोल कैलकुलेट कर लूँ, 5.6 लीटर के करस्पॉन्डिंग में मोल कैलकुलेट कर लूँ, तो मेरे पास मोल रिमेनिंग कितने आ जाएंगे। अगर मैं एक काम करूँ, इनिशियल मोल से जितने मोल रिमूव हो गए अगर उन्हें सबसाइड कर दूं, इनिशियल मोल से अगर रिमूव्ड मोल को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा, रिमेनिंग मोल आ जाएगा। तो मेरे पास इनिशियली क्या है, मास। तो मोल कैसे कैलकुलेट करूं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मेरे पास जो रिमूव मैंने 5.6 लीटर रिमूव किया,
तो उस रिमूव्ड वॉल्यूम से मैं मोल कैसे कैलकुलेट करूँगा? तो वॉल्यूम अपॉन 22.4, वॉल्यूम अपॉन 22.4। और मुझसे रिमेनिंग मोल नहीं पूछे, मुझसे रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, तो मैं मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, n डिवाइडेड बाई Na। तो अब SO3 देखो, SO3 का मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? सल्फर जो होता है 16, सल्फर 32, और ऑक्सीजन जो अपन रिप्रेजेंट करते हैं 8, ऑक्सीजन 16। इन्हें इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूं SO3 का, तो एक सल्फर का एटॉमिक मास 32, नंबर ऑफ सल्फर एटम 1, एक ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 16, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आ जाएगा 3। तो 48 + 32 कितना आ जाएगा बच्चों? 80। तो ये सल्फर SO3 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे इसका मास कितना गिवन था? 40 ग्राम। 40 ग्राम, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 80, माइनस रिमूव्ड वॉल्यूम कितना है? 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40/80, 1/2, ये आ जाएगा 1/4। सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/4, और ये आ गया n/Na, n/Na आ गया। तो अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछूं रिमेनिंग, SO3 ये कौन सा वाला आ रहा है? रिमेनिंग मोल के करस्पॉन्डिंग कौन से मॉलिक्यूल आएंगे? रिमेनिंग मॉलिक्यूल आएंगे। तो ये आ जाएगा 1/4, और Na को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, Na को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये तो Na के टर्म्स में आ गया। और अगर मैं वैल्यू पुट करना चाहूँगा तो Na की वैल्यू पुट कर दूंगा, इसे सोल्व कर लूँगा। 1.5 × 10⁻23। तो इस तरह से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है ना? तो अभी तक अपन ने क्या क्या देखा, एक बार अगर हल्का सा रिवाइज करें तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन देखा, उसके बाद में एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन काउंट करना सीखा, फिर ये आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोडायाफर, आइसोस्टर, इनकी डेफिनेशन पढ़ी। फिर रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा, AMU पढ़ा। ठीक है, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और एक्चुअल मास। ठीक है ना, एक्चुअल मास। तो एक्चुअल मास 1 एटम का मास होता है अगर एटम है तो, या 1 मॉलिक्यूल का मास होता है मॉलिक्यूल है तो, लेकिन वो AMU में भी हो सकता है और ग्राम में भी हो सकता है ना। तो फिर इसके बाद में अपन ने मोल के सिंपल से क्वेश्चंस देखे, फिर एक दूसरे का वॉल्यूम गिवन है तो मॉलिक्यूल निकाला, मॉलिक्यूल गिवन है तो वॉल्यूम निकाला, इस तरह के कुछ क्वेश्चन ट्राई किए। ठीक है ना, चले तो अब इसी में अपन 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, इसी में 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फॉलोइंग, सबसे पहला मुझे गिवन है सबसे पहला मुझे गिवन है 11.2 लीटर या एक सेकेंड, सबसे पहला मुझे गिवन है 1120 cc ऑफ C2H6। सेकेंड ऑप्शन गिवन है 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6। थर्ड गिवन है
थर्ड गिवन है 8 ग्राम CH4, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल हैविंग सेम एटम, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखो, एक बात ये है, ये सीसी क्या होता है अगर आपको नहीं समझ में आता तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटी का भी सी यूज़ कर लेते हैं और क्यूब का भी सी यूज़ कर लेते हैं, तो इसे ही बोला जाता है 1 cc। और ये किसके इक्वल होता है? 1 ml के इक्वल होता है, 1 ml के इक्वल होता है। 1120 cc ऑफ C2H6 एट STP, ये अपन को गिवन है। तो ध्यान रखना, सेंटीमीटर क्यूब को ही सीसी बोला जाता है, जो कि 1 ml के बराबर होता है ना। चलो, अब पहला ऑप्शन मुझे क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा है। तो सबसे पहले मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई एवोगैड्रो नंबर और वॉल्यूम अपॉन, अब नीचे 22,400 आएगा, क्योंकि ऊपर वाला वॉल्यूम किस में गिवन है? ml में गिवन है। किस में? ml में। तो यहाँ से n किसके इक्वल आ जाएगा? वॉल्यूम अपॉन 22,400 मल्टीप्लाई बाई Na, यह आ जाएगा मेरे पास में C2H6, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ C2H6 कितना आ गया? नंबर ऑफ C2H6 वॉल्यूम गिवन है 1120, यह आ जाएगा 22,400। Na की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। तो 1120 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, एक जीरो बचेगा, तो 23 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। तो इसे से सॉल्व करोगे आ जाएगा 2 से 6 जाएगा 3 टाइम्स। देखो अभी इनमें एक जीरो बचा हुआ है बच्चों, ठीक है। जब इससे कैंसिल आउट करोगे तो केवल इतना ही कैंसिल होगा, ये वाला ज़ीरो बचेगा। तो ऊपर 10 की पावर 23 है, नीचे 10 है, तो एक पावर कम हो जाएगी, तो 10⁻22। अब ये मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आए। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना आ जाएगा? जितना मॉलिक्यूल होगा तो उसका 6 टाइम्स, जितना मॉलिक्यूल है उसका 6 टाइम्स। तो यह आ जाएगा 6 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ C2H6, तो आ जाएगा 6 इंटू 3 इंटू 10⁻22, तो यह आ जाएगा 18 इंटू 10⁻22। अब एक बात यहाँ ढंग से सुनना, जब अपन किसी डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ ये जो 10 से पहले की वैल्यूज़ होती है, ये 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब 1 से 9 के बीच में होनी चाहिए ये वैल्यू। एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है कि अगर अपन 10 की पावर समथिंग है और उससे पहले कोई डिजिट आ रही है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन होता है कि 10 की पावर से पहले वाली वैल्यूज़ 1 से 9 के बीच में हों। तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 18 को 1.8 लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैंने 18 को 10 टाइम्स कम करके 1.8 लिख दिया। तो ये 10 कहाँ चला जाएगा? ये 10 की पावर 23 में चला जाए, 22 में चला जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 10 की पावर 23। इसको अपन ने 10 गुना कम कर दिया, तो इसको अपन को 10 गुना बढ़ाना ही पड़ेगा ना बच्चों, सीधी सी बात है। एक को 10 टाइम कम किया तो दूसरा 10 टाइम इंक्रीज करना ही होगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। सिमिलरली 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल। अब ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल होता है, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल होता है, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल होता है। तो मुझे मोल गिवन है सेकेंड ऑप्शन में 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल,
ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब है 0.1 मोल। ठीक है। अब मोल क्या होता है, N/Na, तो यहाँ से N क्या आ जाएगा, मोल इंटू Na। ये किसके बारे में बात चल रही है, ये बात चल रही है C6H12O6। तो यहाँ पर मोल के, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा C6H12O6, मोल है 0.1, Na की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23, तो आ जाएगा 0.6 इंटू 10⁻23। अब मुझसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आप खुद सोच के बताओ, जितना इसका मॉलिक्यूल होगा, कार्बन कितना होगा उसका 6 टाइम, हाइड्रोजन कितना होगा उसका 12 टाइम, और ऑक्सीजन कितना होगा उसका 6 टाइम्स। तो यह आ जाएगा 12 टाइम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स C6H12O6। तो 12 टाइम्स 0.6 इंटू 10⁻23, 12 सिक्सा कितना होता है 72, तो यह आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻23। तो सेकेंड ऑप्शन में अपन ने नंबर ऑफ एटम निकाल लिया हाइड्रोजन के, 8 ग्राम CH4। थर्ड ऑप्शन है मोल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई एवोगैड्रो नंबर, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से N आ जाएगा W/GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इंटू Na। ये किसके बारे में बात चल रही है, CH4 के बारे में। तो नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा, इसका वेट गिवन है 8, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12, तो कार्बन का 12 इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, और हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 4। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास का सम। ठीक है, और इंटू क्या कर लोगे, Na की वैल्यू पुट कर लोगे, 6 इंटू 10⁻23, तो यह आ जाएगा 8/16 इंटू 6 इंटू 10⁻23। ये 2 टाइम जाएगा, वो 3 टाइम जाएगा, 3 इंटू 10⁻23। अब मुझे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछे हैं, तो जितना CH4 होगा, हाइड्रोजन एटम कितना आ जाएगा उसका 4 टाइम्स, तो यह आ जाएगा 4 टाइम्स नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स। तो 4 टाइम्स CH4 मॉलिक्यूल आ गया 3 इंटू 10⁻23, तो ये 12 आएगा, 12 इंटू 10⁻23। तो मैंने कहा था अगर 10 की पावर हो तो उससे पहले वाली वैल्यूज़ 1 से 9 के बीच में होनी चाहिए। तो इसे इधर एक बिंदी एक इधर 10 टाइम्स कम कर देंगे तो दूसरे को 10 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आ गया हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम आया, सेकेंड ऑप्शन में ये हाइड्रोजन एटम आया, और फर्स्ट ऑप्शन में ये हाइड्रोजन एटम आया। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम किस में आ रहे हैं, थर्ड ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी, थर्ड आ जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, खुद से ट्राई करना, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो अगली क्लास में आते ही पूछना। ठीक है, ओके।